30 नंबर सबको याद है, गिरमिटिया मजदूर? नहीं याद है गिरमिटिया मजदूर? याद है गिरमिटिया कॉन्ट्रैक्ट वाला जो लेके जाता था दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। जब महात्मा गांधी पढ़ा रहे थे उस टाइम पे हम गिरमिटिया मजदूर का चर्चा किए थे। क्या करता था गिरमिटिया मजदूर? समझिए क्या होता है। देखिए समझ रहिए, समझिए पहले। गिरमिटिया मजदूर वो होता था, अंग्रेज आप जानते हैं हमारे भारत पे शासन करता था। अंग्रेज हमारे भारत पे तो शासन करता है, साथ साथ में दक्षिण अफ्रीका देश पे भी था। दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ अमेरिका पे भी अधिकार था। किसका? अंग्रेजों का। बहुत सारे देशों पे अंग्रेजों का अधिकार था। अफ्रीकी देश में क्या होता था? खेती होता था। और भारत के लोग क्या होते थे? कर्मठ होते थे, खेती में काम अच्छा करते थे, तो उसको मजदूर का जरूरत पड़ता था। तो भारत के मजदूर यानी भारत के लोग किसानों के पास आते थे, कहते थे देखो तुमको ले जाएंगे दक्षिण अफ्रीका, पेमेंट देंगे तुमको एकदम 20 लाख टका महीना। बता दिया, बहुत सपना दिखाया, और बाद में तुमको इतना पैसा देंगे, 5 साल तो तुम रहना। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता था, और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके, समझ गए, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पे साइन करवाता था। हाँ 5 साल के लिए आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, हम 5 साल के लिए आपके साथ कहां जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, और दक्षिण अफ्रीका जाके आपका 5 साल काम करेंगे। 5 साल के बाद बहुत लोग सोचता था वहां ढेरी पैसा लेके चले आएंगे, लेकिन उस एग्रीमेंट में ये चीज नहीं लिखा रहता था कि आपको ले जाने का तो मेरा जिम्मेवारी है, लेकिन ले आने का मेरा जिम्मेवारी नहीं है। तो भारत के लोग को हर 10 साल लोग 10 हजार लोगों को हर साल अंग्रेज क्या करता था? वो एग्रीमेंट पे साइन करवा के यहां से मजदूरों को लेके जाता था दक्षिण अफ्रीका। तो भारत के लोग अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे, एग्रीमेंट को बोलता था गिरमिटिया। एग्रीमेंट का ही अपभ्रंश वर्ड क्या हो गया है? गिरमिटिया। अपभ्रंश वर्ड बहुत सारा ऐसा अपभ्रंश वर्ड है, उसको क्या कहते था? गिरमिट। एग्रीमेंट को बोल देता था गिरमिटिया। वही वो जो मजदूर जाता था एग्रीमेंट, तो जो मजदूर साइन करके जाता था ना, उसको वहां पे उस मजदूर को बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। मतलब कैसा किया? एग्रीमेंट साइन करके गया है मजदूर वहां। आज भी देखिएगा बहुत सारा लोग सऊदी अरब में जा जाके फंस जाता है हमारे यहाँ का, समझ गया जाएगा। बहुत सारा हम देखिए वीडियो यूट्यूब सब पे देखिएगा, वो फंस जाता है यूट्यूब में, जो वहां जाके सऊदी अरब में अब आने का उसके पास वीजा है, उसका पासपोर्ट ले लिया, उसका वीजा छीन लिया, पासपोर्ट ले लिया। वो आएगा कहां से? पासपोर्ट रहेगा तब ना, टिकट वो खरीद पाएगा कहां से? पासपोर्ट रहेगा तब ना, अब पासपोर्ट बनेगा भारत में, भारत आएगा तब ना। सीधा का सीधा बात है, तो आदमी फंस जाता था वहां। उसी मजदूर को हम क्या कहते थे? गिरमिटिया मजदूर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक सन्यासी जो फिजी में, फिजी एक देश है, फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो कौन सा था? जिक्र नेता बाबा रामचंद्र, बिहार वाले क्षेत्र के ही थे। किस वाले क्षेत्र के थे? बाबा। कहता अभी बोले दक्षिण अफ्रीका गए, तरह तरह के देश लेके जाते थे, हर देश। उसी में एक देश है फिजी, रामचंद्र को लेके गया था फिजी, और वो क्या करता था? तुलसीदास का पीठ पे चिपका के सब व्यक्ति को एक छंद सुनाता था। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, बिहार से अगर पूछेगा ना इतिहास, वैसे ये ज्यादा डेप्थ है, आप लोगों से इतना डेप्थ नहीं, जगह हम बता दे रहे हैं आपको। आप हैं, आपको बोले तो आपका 68वीं में, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको 68वीं है, ये है क्या? ही क्वेश्चन आपका 68वीं का है, नहीं लिखा है? कल फरवरी में पूछा गया, अभी कौन महीना है? ये बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र तो गिरमिटिया मजदूर समझे। गिरमिटिया मजदूर कौन होते थे? यही मजदूर को लेके गया था। अगला कहता ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा? हरिजन संघ ने बताया जी, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। कहता 20 फरवरी आ गया, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948 में बोला था, जून 1948 तक हम भारत को क्या करेंगे? खाली कर देंगे, आजाद नहीं, छोड़ के चले आएंगे पूर्णतः। आजाद तो 15 अगस्त 1947 को किया, घोषणा किया था आजादी से पहले 1948। नहीं समझे बात को? जैसे सुनिए, लॉज आप खाली करते हैं, लॉज में ढेरी सामान है, आपका इतना सामान है एक दिन में ना आएगा, ऐसे से पूरा पूरा शासन व्यवस्था। आपका रूम महीना पूर गया 21 तारीख को, मान लीजिए रूम लगाने, तो आप कहते हैं ना अंकल जी रहने दीजिए, 15 तारीख तक सब सामान लेके जाएंगे, अगले महीना 15 तारीख तक, 15 दिन एक्स्ट्रा रहे ना,
वैसे हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को ही, लेकिन अंग्रेजों का ढेरी सामान यहाँ था कि नहीं? अंग्रेजों का बहुत चीज था, अंग्रेजों का प्रशासन व्यवस्था था, सब आदमी, बहुत सारा आदमी था। सब आदमी अंतिम रूप से छोड़ के कब गया? जून 1948 में बोला हम भारत को पूरा का पूरा छोड़ के चलाएंगे, अब रहेंगे शासन व्यवस्था बना के जाता हूँ। देख लिया 1 साल रह के कि सही से भारत के लोग शासन व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं, संविधान को देख रहे हैं बन रहा है कि नहीं। जब सब चीज हो गया तब अंग्रेज यहां से गया, समझे। तो जून 1948 में 20 फरवरी को आके घोषणा नहीं किया था जी, तब न 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या हुआ? पेश किया गया, और 18 जुलाई को क्या हो गया? पास हो गया। आप लोग नहीं याद करते हैं, हम नहीं पढ़ाए हैं, हमको समझाने की नहीं जरूरत था, पढ़े नहीं, इस वजह से हम पढ़ाए हैं। देखिएगा पॉलिटी में इसको डिटेल्स में पढ़ाए। आपको बोले थे कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री अटली आए, बोले कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं, और आजाद कर रहे हैं तो हम भारत को सब चीज संपन्न कर देंगे, वहां संविधान सभा का गठन कर देंगे, संविधान बनवा देंगे, तब हम आएंगे। तो उसने क्या किया? जब देश आजाद होने के लिए विधेयक पास किया ब्रिटेन की संसद में, जिसे कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई को पेश किया, 18 जुलाई को पास हो गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। मतलब विधेयक पास हुआ 18 जुलाई को, और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या किया? आजाद किया। देखिएगा आप, समझ गए? ऐसे तब फिर कैसे नहीं चलेगा। चलिए, बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसने? और पूरे के पूरे भारत में स्वराज पार्टी का संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1 जनवरी 1923 कहता नमक सत्याग्रह के दौरान, नमक सत्याग्रह बताएं, नमक सत्याग्रह के दौरान वही बस स्वविनय अवज्ञा आंदोलन पहुंचा कब था? 5 अप्रैल। पहुंचा कब था? चला कब था? 12 मार्च 1930। 5 अप्रैल को पहुंचा और स्वविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया? चलिए आगाज क्या कहता है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? हाथी कर का, मलबा कर का, विकास कर का, कोई नहीं होगा इसमें, समझ गए? नमक कर के अलावा बोल रहा है, कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने, देखिए बिहार के लोग नमक सत्याग्रह में नमक काहे बनाएगा? विरोध सिर्फ कर रहा था। काहे बिहार में नमक बनता है? समुद्र है? नहीं है। तो बिहार के लोग नमक सत्याग्रह का सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, समझ गए? लेकिन नमक कानून तोड़ा नहीं था। बिहार में कोई समुद्र किनारे वाला जितना भी राज्य था वहां नमक कानून तोड़ा गया था। वही कहता है बिहार के लोग नमक के अलावा और कोई ऐसा टैक्स था जिसका विरोध कर रहे थे? ऐसा कोई टैक्स नहीं था जिसका विरोध कर रहे थे। इसमें सीधा का सीधा क्या था? नमक अगर ऑप्शन में रहता ठीक है, बाकी कुछ नहीं। विकास कर क्या होता है? कुछ नहीं। हाथी कर कुछ नहीं, मलबा कर भी कुछ नहीं, ऊपर में से कोई नहीं होगा। कहता है भाई ये भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? कहता है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित। ये सब क्वेश्चन बिहार पढ़ाई सर आया, बिहार पढ़ाए ना जी, तो नहीं बनना चाहिए ये सब, हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आइए अगला कहता है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए बोल रहा था। राजनीतिक कैदी और आपराधिक कैदी में अंतर है। राजनीतिक कैदी ऐसा है जो कोई जुर्म किया नहीं है, लेकिन देश की आजादी को लेकर क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया। नहीं समझे? क्या हुआ बिहार में? प्रांतीय सरकार का 1937 में चुनाव हुआ था। प्रांतीय सरकार का चुनाव का गठन हुआ था, हैं? नहीं हुआ था जी? 1937 1935 के अधिनियम में बोला था प्रांतीय चुनाव करेंगे, और 11 गो प्रांत का गठन किया गया था। हर प्रांत में चुनाव हुआ था, हर प्रांत में चुनाव हुआ। 11 गो प्रांत में 8 गो प्रांत में कांग्रेस सरकार बनाई थी। कांग्रेस में एगो बिहार भी अपना रास्ता। बिहार में सरकार जब बना तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? श्री कृष्ण सिंह। और फिर जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग को शामिल कर दिया तो सब पार्टी के सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। वही तो है। अब कहते हैं देखिए एगो कहानी है, छोटा सा कहानी है, पूरा हम पढ़ाएं, समझ गए? नहीं बोले थे सब सरकार, लेकिन बिहार की सरकार ने कब दे दिया? 1938 में।
श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया 1938 में। काहे कि कृष्ण सिंह बिहार के लोगों का मानना था कि जितने भी राजनीतिक बंदी बनाए हो, अंग्रेज को बोला जितने भी राजनीतिक बंदी बनाए हो, जो आदमी, वही महात्मा गांधी वाला हाल। महात्मा गांधी बोले थे इरविन समझौता में राजनीतिक बंदी को रिहा कर दीजिए, आपराधिक बंदी को रिहा नहीं कीजिए, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिहा नहीं किया था। सेम वही कंडीशन लगाया यहाँ पे, बोला राजनीतिक कैदी जितने हैं सबको क्या करिए, रिहा कर दीजिए, बाकी और सब कैदी को रिहा नहीं कीजिए, समझे। लेकिन उसको भी नहीं किया तो ये लोग इस्तीफा दे दिया, समझ गए। यही रीजन है। अगला कहता है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? कौन? बतख मियां। कहता है बतख मियां ने महात्मा गांधी की क्या बताई थी? जान बचाई थी। कहा जाता है, इसका जो चर्चा था हमारे विधानसभा में, चर्चा खोले थे तेज प्रताप, वो जो होशियार है, पर क्यों है? तेजस्वी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी है ना? हाँ तेजस्वी है, समझ गए। तेजस्वी है, होशियार पर मतलब बकलेल नहीं है, समझ गए। तेजस्वी विधानसभा में बात बोला था। बतख मियां क्या किया था? खीर में जहर मिला के दिया था महात्मा गांधी खाने की। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी क्या करेंगे? टपक जाएंगे। तो बतख मियां एक मुस्लिम, समझ गए, इसीलिए बोला था आप जिस देश के उस लोगों को आप कहते हैं, नहीं समझे, थोड़ा सा नहीं होता कंट्रोवर्सी मुस्लिम को लेके, थोड़ा हिंदू को बढ़ावा दे रहा है भारत की सरकार भाजपा, वही बोले थे कि हम उस आदमी को निकालने की बात करते हैं। देखिए वही आदमी है जिन्होंने महात्मा गांधी की क्या करी थी? जान बचाई थी। खीर खाने से क्या क्या रोका, बोला नहीं का ये खीर। बतख मियां थे, वो इस्लाम धर्म को कबूलने वाले थे। बोले कि हमारे देश के आजादी में जितना हिंदुओं का योगदान है उतना ही योगदान किसका है? मुसलमानों का भी है। तो ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही देश किसका है? मुसलमानों का भी है, इस्लामों का भी है। बहुत सारे ऐसे, अशफाक उल्लाह खान, ढेरी ऐसा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, समझ गए, बदरुद्दीन तैयब जी, ढेरी ऐसा है। बहुत सारे नेता ऐसे, समझ गए, जो हमारे आजादी में मुस्लिम थे, आजादी में लड़े, तो उसका भी देश उतना है। जब देखिए दोनों के पास पक्ष था, आप भारत में जाना चाहते हैं, भारत दोनों था ना, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो जो लोग कट्टर मुस्लिम था वो सब चले गया कहाँ? पाकिस्तान। जो नया था उसको लगा मेरा देश प्यारा यही है। उस समय के लोगों को ये पता था पाकिस्तान बनेगा इस्लाम कंट्री, मुस्लिम कंट्री, फिर भी यहाँ के मुसलमान नहीं गए। उसको ये चीज विश्वास था कि भारत में होगा लोकतंत्र, और लोकतंत्र माने होता है जनता का शासन, और जनता का शासन माने हम कोई भी जनता, कोई भी जाति धर्म से पढ़ाएंगे ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, कोई भी आदमी, सब आदमी स्वतंत्र है। भारत का कोई धर्म ही नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, प्रस्तावना में लिखा गया पंथ निरपेक्ष सब है। भारत का कोई धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष। और आप लोग जो हल्ला करते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं बनाएगा। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान की प्रस्तावना को बदलना पड़ेगा, सबसे पहले पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारा अनुच्छेद में चेंजेस करना पड़ेगा। और कहता है कि संविधान के मूल तत्व में आप संशोधन कर सकते नहीं है, और मूल तत्व में संशोधन करने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा? उसको लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से पास करवाना होगा। बाकी 14 राज्य, 14 में से 14 राज्य कहते हैं, 28 राज्य है, 28 राज्य में से 15 राज्य का विधानसभा बोलेगा हाँ चेंज कर दो तब। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी टूटता है कि सब राज्य में भी अपना सरकार बना ले। मैक्सिमम राज्य में उसका सरकार है ही नहीं। संविधान का अगर मूल तत्व में परिवर्तन करेगा, तो मूल तत्व में परिवर्तन करने के लिए लोकसभा से पास होगा ये बिल, वो भी विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से, आधा से अधिक नहीं, 2/3 विशेष बहुमत से पास होगा। राज्यसभा से भी विशेष बहुमत, उसके बाद जितने राज्य है भारत में सब राज्य के विधानसभा में जाएगा वो विधेयक, संविधान को परिवर्तन करने वाला विधेयक। कहता है अगर संविधान के कोई मूल ढांचा में परिवर्तन होगा तो आधा से अधिक राज्यों का भी समर्थन चाहिए, तो पूरे के पूरे भारत के राज्यों में समर्थन प्राप्त करेगा आधा से अधिक। बिहार का विधानसभा में जैसे 243 सदस्य है, 122 सदस्य बोल देगा नहीं परिवर्तन कर दो। फिर उत्तर प्रदेश का बोलेगा ऐसा सब 28 राज्य है, 28 में कम से कम आधा से अधिक 15 राज्य बोलेगा, 15 राज्य में बीजेपी का सरकार होगा पूर्ण बहुमत में, तब ना, समझ गए, पूर्ण बहुमत में तब ने। बड़ी पेचीदा है संविधान जी। चलिए आइए, कहता है बतख मियां, कौन मियां? बतख मियां। अगला कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? बिहार में किसने की थी? स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन कब से कब तक? क्या अगस्त?
8 अगस्त। सबसे पहले मरे थे, याद है? बाल गंगाधर थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब? सुनिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 या 8? फुल कंफ्यूजन में आप लोग हैं। सुनिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 और उसी दिन स्टार्ट होने वाला था, समझ गए? 8 अगस्त को कोई और है, भारत छोड़ो आंदोलन, समझ गए? 8 और 9 अगस्त, कहीं कहीं 8 अगस्त मिलेगा, कहीं कहीं क्या मिलेगा? 9 अगस्त। आप देख लीजिएगा एक बार, समझ गए? कहता है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आइए देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, कहता है उपर्युक्त में से तक्षशिला कहते थे, चोल कहते थे, अनर्थ कहते थे। नहीं, बिल्कुल गलत है सारा का सारा। देखिए मैप, दक्षिण, गंगा नदी बताए ना, गंगा नदी बताए ना आपको? हाँ, गंगा नदी के दक्षिणी भाग को तक्षशिला कहाँ है? उत्तर में ना, पाकिस्तान साइड ना जी। तक्षशिला किस साइड है? पाकिस्तान साइड। चोल साम्राज्य पूरे के पूरे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। उसके बाद अनर्थ तो आपका अलग है। इनको एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। कहता भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब? 1000 BC में। अभी जस्ट बताए, आज पढ़ाए थे बहुत बार। कब? 1000 BC में। है ऑप्शन में 12000 है, 6000 है, 9000 है। और हाँ, बात किस काम कर रहे हैं? 1000 का। उसके आसपास भी ऑप्शन है, आसपास भी है ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई ने। कहता है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख, हम कल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाएं, समझ गए? जो देखेंगे उनको पता होगा। विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया सबसे पहला अभिलेख का क्वेश्चन रुद्रदामन का। वही कहता है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करी थी? रुद्रदामन ने। इसका डिस्कशन भी करवाए हम। अगला चलिए, रुद्रदामन शक वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? शक वंश। देखिए हमारे भारत में मौर्य वंश था, एक वंश कौन था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश हमारे भारत में 322 BC से लेकर 185 BC तक शासन किया। मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या कर दी एक व्यक्ति जिसका नाम था क्या? पुष्यमित्र शुंग। और इस पुष्यमित्र शुंग ने भारत में एक नए वंश का स्थापना किया, जिसे कहते हैं कौन सा वंश? शुंग वंश। और मौर्य वंश के बाद हमारे भारत में एक समय प्रारंभ हुआ जिसे क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। जिसे क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य प्लस उत्तर। कल समझाएं, उत्तर पता है ना? उत्तर अपने को बताएं। उत्तर माने बाद, उत्तर माने बाद, पूर्व माने पहले। मौर्योत्तर काल का प्रारंभ होता है। मौर्योत्तर काल में हमारे भारत में देशी शासक भी शासन किए हैं और विदेशी शासक भी शासन किए हैं। हमारे भारत में जैसे मौर्य वंश के राजा थे, ये तो शक्तिशाली थे। राजा अशोक, राजा बिंदुसार, राजा चंद्रगुप्त, ये सब शक्तिशाली था। जब शक्तिशाली साथ दूसरा कोई देश का आक्रमण करता नहीं था। जैसे मौर्योत्तर काल आया, कमजोर शासक आया, पुष्यभूति कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग बना। कर्ण वंश आया, आंध्र सातवाहन वंश। इस सब शासक क्या था? कमजोर शासक था। जितना मजबूत मौर्य शासक ने था उतना कमजोर शासक भी था। इसी वजह से विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे भारत पे क्या किया? आक्रमण किया। तो सबसे पहले कौन सा वंश? शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग। अगला कौन सा? कर्ण वंश। कर्ण वंश के बाद कौन सा वंश? सातवाहन वंश। तो मौर्योत्तर काल में 3 राजवंशों ने, देशी शासकों ने शासन किया है। और इसी समय में हमारे भारत में विदेशी आक्रमण हुआ है। विदेशी आक्रमण में सबसे पहला कौन आया था? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी के बाद कौन आया? शक। और शक के बाद कौन आया? पहलव। और पहलव के बाद कौन आया? कुषाण। और कुषाणों के बाद आया गुप्त, चंद्रगुप्त, गुप्त वंश। और इसी शक वंश का राजा हुआ करता था कौन? रुद्रदामन, जो गुजरात वाले क्षेत्र में शासन करता था। रुद्रदामन, इन्होंने ही एक अभिलेख लिखवाया था, विशुद्ध संस्कृत। संस्कृत भाषा इसे बड़ी प्रेम था इसको। संस्कृत भाषा का विशुद्ध संस्कृत मतलब पूरा का पूरा संस्कृत भाषा में एक अभिलेख लिखवाया, जिसे क्या कहते हैं? जूनागढ़ अभिलेख। जिसे क्या नाम दिया गया है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ आपका गुजरात में। और इसी अभिलेख में लिखा गया है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का क्या करवाया था? मरम्मत करवाया था। इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस सब टेंशन नहीं लेना है, जब तक क्लास चलते रहेगा तब तक। तो बोले तभी चंद्रगुप्त मौर्य, सुनते ही ना, बात कर रहे हैं। अभी नहीं बोले चंद्रगुप्त मौर्य जी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, समझ गए?
बाकी डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे। यही तो है प्राचीन भारत का ही क्वेश्चन है, यही तो पढ़ना है। आगे बढ़ते कहता है झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर, देखिए गुप्त वंश का आ गया। झांसी के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की बनी मूर्तियां किस कला में महत्वपूर्ण है? गुप्त कला में। किस काल में बना है? गुप्त कला में। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी सही है। कब? 1500। पानीपत का द्वितीय टीपू सुल्तान और मराठा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। और तृतीय हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। और पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। कब? 1761 में। 1526, 1556, 1761। समझ गए? तो वो आपका गलत है। समझ कहता है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम और चौधरी का पद इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गांव के मुखिया के लिए। देखिए मध्यकालीन भारत का है मुकदम और चौधरी। देखिए ना बड़ा चौधरी बन रहा है, मतलब मुखिया बन रहा है। गांव बोलते हैं मुकदम और चौधरी किसे कहा जाता था? गांव के मुखिया को दिल्ली सल्तनत ने कहता है तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थे? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। किसके द्वारा? निजामुद्दीन के। देखिए तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। और अकबर के बारे में जानकारी किस पुस्तक से? अकबरनामा से। अकबर निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था अकबर। अकबर निरक्षर था, कभी पढ़ाएंगे। अकबर को पढ़ने का समय नहीं मिला, अकबर को पढ़ने का समय नहीं बना, लेकिन सबसे बड़ा महान राजा बना अकबर। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी है, मूर्ख राजा था और सबसे महान बना। कोई जरूरी नहीं है कि आप योग्यता है तो आप राजा बनेंगे। अगर आपके पास राजा बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। समझ गए? बस रटने वाला काम नहीं। वही कह रहा है रटना बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर में नागलपुरम नाम का एक उपनगरीय? तो कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इस सारा का सारा आपका मध्यकालीन भारत से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, पहले बोल देना आपको। जो अगर कहता है कि नहीं पूछता है, आपके सामने है नहीं तो कैसे पूछ रहा है? अब हम कहते हैं आके कोई बोल देगा नहीं पूछता है, हम बोल दे नहीं पूछता है। मध्यकालीन भारत से बीपीएससी पूछता है, हम पहले भी बोले। 1940 ईस्वी में कहता है पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा खींचने के लिए स्थापित की गई थी? किसका? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और किसने खींचा था? सिरिल रेड क्लिफ ने। बोले थे आईएएस अधिकारी था। चलिए ये बताएं महलबारी बंदोबस्त किसने लागू किया? महलबारी ने। पढ़ा है अस्थाई बंदोबस्त, पढ़ा है अस्थाई बंदोबस्त, महलबारी और रैयतबारी पढ़ा है। देख लीजिएगा 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ, याद है? वही सबसे पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू। कहां से? पवनार आश्रम से। किस आश्रम से? पवनार। और कहां में? महाराष्ट्र में। अगला कहता है 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया क्या? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। पूछ रहे देखिए मोंटेग्यू चैम्फोर्ड सुधार जो है आने वाला था 1918 ईस्वी में। मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण उदारवादी नेता ही, कुछ नेता जो उदारवादी थे, उससे क्या हो गए? वो संतुष्ट हो गए। और वो रेखा कौन थे? सप्रू थे, जयकर थे, चिंतामणि थे। इन्होंने अलग होकर एक नया पार्टी का स्थापना किया 1918 में, जिसका क्या नाम है? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। कैबिनेट मिशन आ गया। पढ़ाएं कैबिनेट मिशन, पढ़िए। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। सरकार की स्थापना, संविधान सभा का गठन,
आइए देखिए, कहता है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, संवैधानिक व्यवस्था तैयार, संविधान सभा के गठन करने की बात थी। और अगला है क्या, अगला कहता है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए। पाकिस्तान का मांग कहां में, माउंटबेटन योजना में। माउंटबेटन, पाकिस्तान का गठन किस योजना के तहत, माउंटबेटन। और संविधान का सभा का गठन कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन। इसी वजह से तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हो गया और पहला अधिवेशन में मुस्लिम लीगों ने क्या किया, भाग ने लिया। और जैसे इन्हें भाग लिया तब अगला बना के भेजा माउंटबेटन योजना, तब पाकिस्तान को क्या किया, बनाया गया। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने हुमायूं को, देखिए फिर है मध्यकालीन भारत से, इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। कौन, शेर खां। सूर्यवंश का शासक था शेर खां अपने बिहार। शेरशाह सूरी को जानते हैं ना, शेरशाह सूरी सूर्यवंश का राजा था और यही था शेर खां। इन्होंने कहा था हुमायूं को, अगर तुम हमको बंगाल, उपजाऊ ज्यादा क्षेत्र था, बोला अगर तुम हमको बंगाल दे दोगे तो हम तुमको क्या दे देंगे, बिहार दे देंगे, बदले में और पैसा भी देंगे। पैसा कितना देंगे, 10 लाख दिनार, 1 वर्ष में तुमको हम श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करेंगे। लेकिन नहीं दिया, हुमायूं को मार के भगाया। कौन, शेरशाह सूरी ने, और मार के भगाया। हुमायूं भाग गया 1540 से 1555 ईस्वी तक हुमायूं भागा ही रहा, 15 वर्षों तक। उसी बीच में जब उधर भागा, उधर उसका अकबर का क्या हुआ, जन्म हुआ। और इस बीच में 15 वर्षों के काल में 1540 से 1555 तक इस बीच में सूर्यवंश का हमारे भारत में शासन रहा, यानी शेरशाह सूरी का। वही आपका क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण करता किसने, धर्मपाल ने। पाल वंश के राजा पर आएंगे प्राचीन भारत का। कहता है इनमें से बिहार के राज्यपाल कौन थे, सर जेम्स डेविड शिप्टन। समझ, महात्मा गांधी ने एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार पुस्तक है, सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहता बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है, पादरी की हवेली। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्होंने उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, मतलब कुमुदलाल गांधी का एक नाम क्या है, अशोक कुमार। का जन्म बिहार के किस जिला में, भागलपुर जिला में। देख रहे हैं आजादी के लिए हमारा भागलपुर शहर भी फेमस है। बिहार का इतिहास नहीं पढ़िएगा ना, हम बताते हैं 15 से 20 क्वेश्चन गायब हो जाएगा, हमसे लिखवा लीजिए। समझ गए। तो बिहार का इतिहास पढ़िए एकदम सिस्टम से, हम पहले बोल दे रहे हैं आपको फिर से। समझ गए। बिहार का इतिहास पढ़िए और सिस्टम से। देखिए क्या वो क्वेश्चन आया अभी तक, टकराया कि नहीं, को 3 टकराया ना, 3 एकदम कंफर्म श्योर रखिएगा। प्राचीन भारत से आ रहा है तो बिहार से क्वेश्चन आएगा। चलिए 2022 का है आपका करंट अफेयर। चलिए ये भी आपका करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है। करंट अफेयर छोड़ते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं कि छोड़ दिया, समझ गए, कुरान की क्या करेंगे वो, समझ गए। कहता ये भी आपका करंट अफेयर का ही है, करंट अफेयर, करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर ही है। ये भी करंट अफेयर, चीन का माउंट मोना लोवा। चलिए ये भी करंट अफेयर, करंट अफेयर है, करंट अफेयर है। बिहार से भी है, देखिए बिहार का भी करंट अफेयर है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा षड्यंत्र। बीपीएससी का सिलेबस देख लीजिए, हूँ बहुत चिपका देगा, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, समझे। करंट अफेयर करता है जी, सब करंट अफेयर दे दिया है कि सब करंट अफेयर है वो, अटक प्रोजेक्ट। हाँ चलिए आइए, ये आपका 93 नंबर। कहता है क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप जानते हैं हमारे पृथ्वी पे क्षोभ मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल को मोटे तौर पे 4 स्तर में एक दिन डिस्कस किए हैं। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। 0 से लेके 12 से किलोमीटर के आसपास, समझ गए, 0 से 12 से 13 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। 12 से लेके 50 तक का मंडल कौन सा, संताप मंडल। 50 से ऊपर मध्य मंडल, उससे ऊपर आयन मंडल।
जितने भी मौसमी घटनाएं होती है किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। सबसे सघन मंडल कौन सा? क्षोभ मंडल। वायुयान, जेटयान कहां उड़ता है? संताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में? संताप मंडल में। चलिए देख लेते हैं, कहता है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। क्षोभ मंडल सबसे ऊपरी परत है, सबसे निचली है। तो आपका स्टेटमेंट ये गलत हो गया, कहता है सत्य। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तापमान ऊंचाई के साथ, सुनिएगा, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? तापमान क्या होगा? घटेगा। इसी वजह से ऊंचे पर्वत की ऊंचाई पे बर्फ का शिलाखंड पाया जाता है ना। इसका मतलब ऊपर में तापमान कम है कि नहीं? लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? तापमान की ऊंचाई के साथ बढ़ता। ये सब रटिएगा, रटाता नहीं है। ये जो कला सहिएगा ना, जो समझिएगा गौर से, उसी को पकड़ में आएगा। इसे हम मेंशन किए हैं नहीं किए हैं? अगला, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। पेंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। बताए नहीं पढ़ाए? बोले थे पूरा का पूरा पृथ्वी स्थल वाले भाग को पेंजिया। पेंजिया जब टूटा दो भागों में, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला जब पेंजिया टूट के लॉरेंसिया का नाम, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, जब वो दोनों टूटा, मतलब अंगारा लैंड टूटा, आपका बना उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। जब नीचे वाला टूटा तो दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और हमारा भारत जो था अफ्रीका में सटा था आज से 12 करोड़ साल पहले, और अफ्रीका से टूट के जाके चिपक गया किससे? एशिया से। तो भारत पहले नीचे वाले हिस्से का था। ने बताएं, छोड़ दें। आप जानते हैं हमारे पृथ्वी पे कितने महादेश हैं अभी वर्तमान समय में? 7 गो है। कब हो गया? 3-4 दिन। कौन सा हुआ? जिलैंडिया। जिलैंडिया हुआ, समझ गया। अभी जनरल थ्योरी में आने दीजिए जी, समझ गए? तब तक क्वेश्चन आप लोग का छप गया, टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग साथ ही याद रखिए, समझ गए? आप लोग का क्वेश्चन छप गया गए, समझ रहिए। पूरे के पूरे पृथ्वी पे कितने महादेश हैं? 7। और महासागर कितने? मैप वर्ल्ड का तो देखे ही है। 7 महादेश है और 5 महासागर। लेकिन प्रारंभ में जिस समय पृथ्वी बना ना, सातों एक दूसरे से सटा हुआ था, अलग अलग नहीं था। और सातों जो एक सटा हुआ था इस बीच में, इसका नाम था पेंजिया। इसका क्या नाम था? पेंजिया। पृथ्वी पे मात्र एक महादेश था और तीनों ओर क्या था? महासागर था। तीनों ओर पानी था और पानी वाले हिस्से का नाम था पेंथालासा। करोड़ों साल बीता और करोड़ों साल बीतने के बाद पेंजिया टूट गया 2 भागों में। पेंजिया कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में टूट गया। और पेंजिया जब टूटा, एक टुकड़ा टूट के कहां गया? ऊपर, और एक टुकड़ा कहां टूट के आया? नीचे। जब पेंजिया टूट गया 2 भागों में, तो ऊपर वाले का नाम रखा गया अलग, इसका नाम था अंगारा लैंड। और इसका एक और नाम है जिसका क्या नाम है? लॉरेंसिया। और नीचे वाले का नाम क्या रखा? गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड जब आपका अंगारा लैंड टूटा तो ये बना आपका क्या? इधर से बना उत्तरी अमेरिका। ऊपर में है उत्तरी अमेरिका, बीच में है आपका यूरोप, और इधर है आपका एशिया। एशिया बना, यूरोप बना और उत्तरी अमेरिका बना। जब नीचे वाला टूटा तो नीचे वाला टूटने के बाद बना आपका कौन सा? इधर वाला टूटा तो बना दक्षिण अमेरिका। कौन बना? दक्षिण अमेरिका। भी वर्ल्ड मैप दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। बीच वाला टूटा तो बना अफ्रीका, और इधर वाला टूटा तो बना ऑस्ट्रेलिया, और नीचे वाला टूटा तो बना अंटार्कटिका। अफ्रीका बन गया। और आज जो आप भारत देखते हैं, अपना भारत एशिया में है, एशिया में था नहीं। हमारा भारत इस अफ्रीका में सटा हुआ था, इस जगह पे इसे, और इस जगह से टूट के भारत 12 करोड़ साल पहले खिसक के इधर आया और आके एशिया में क्या किया? चिपक गया। एशिया में क्या किया? सट गया। अब कैसे आया? थोड़ा सा एक बार मैप देखते हैं, तब समझ में आएगा आप लोगों को। हाँ चलिए, देखिए ये आपका 7 महादेश है। ये जो आपका 7वां महादेश दिख रहा है, ये 7 महादेश है आपका।
कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। और यहाँ पे है हमारा भारत, इस जगह पे है क्या? हमारा भारत। ये है हमारा भारत इस जगह पे। और हमारा जो भारत है ये पहले इस जगह पे सटा हुआ था। देखिए ये है उत्तरी अमेरिका। ये ऊपर वाला जब टूटा ना, ऊपर वाला टूटा तो एगो ई बना, फिर एगो ई बना, और फिर एगो ई बना, और ई भी बना। फिर नीचे वाला टूटा तो ई बना, ई बना, और ये बना, और ये बना। इसी का नाम है अंटार्कटिका, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम है अफ्रीका, इसका नाम है दक्षिण अमेरिका। और हमारा भारत पहले यहां था सटा हुआ इस जगह पे। और भारत अब नीचे वाले का क्या नाम था? गोंडवाना लैंड। इसी से भारत टूट के इधर खिसक के आया यहां तक। और आके जैसे ही टकराया, इस बीच में हिमालय पर्वतमाला का क्या हुआ? निर्माण हुआ। जिस समय में हिमालय चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय में बताए थे ये चीज हम। इस जगह हिमालय पर्वतमाला, जब इधर भी ठोस जमीन इधर भी ठोस जमीन, जाके जब दोनों टकराएगा इसे, तो बीच में क्या लगता है? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होगा। बीच वाला जो आपका कमजोर जमीन है ऊपर उठेगा कि नहीं? इधर भी ठोस इधर भी ठोस, आके टकराए। अभी तक इधर से दबाव बनाते जा रहा है। इधर से भारत अभी भी जोर लगा रहा है, किधर? उस साइड। इसी वजह से बीच का जो हिमालय है, एवरेस्ट चोटी का ऊंचाई अभी भी बढ़ ही रहा है। इसीलिए पहले जानते थे 8,848, अब पढ़ते हैं 8,850। इसका मतलब इधर से भारत अभी भी जोर लगा रहा है। इधर से भारत अभी भी क्या कर रहा है? जोर लगा रहा है। समझे चीजों को? नहीं समझे? अभी जाते जाते एगो वीडियो दिखाएंगे, समझ गए? इंटरनेट से, तब और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा, फिर हम आगे आइए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। कहाँ गया जी? ये वाला में ना, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप। कह रहा पेंजिया बड़ा एक था, कहता पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेंजिया जो टूटा, नीचे जो आया, नीचे क्या है? दक्षिण दिशा, नीचे दक्षिण। तो नीचे वाले का क्या नाम? ऊपर वाले का अंगारालैंड या लॉरेंसिया? अंगारालैंड ऑप्शन में नहीं है। आइए अब कहता है कुछ नहीं, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका भी तुरंत बताएं। नीचे अंटार्कटिका है, नीचे अंटार्कटिका है। और कहता है किधर? उत्तरी और म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती है? नोट्स देखिएगा, समझ गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और बोले ही है। एगो फोटो चिपका लीजिएगा रूम में और रटिएगा, नहीं याद होगा फोटो देखिएगा, याद हो जाएगा। फोटो देखिएगा, याद हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन एकदम करंट अफेयर से रिलेटेड है लेकिन महत्वपूर्ण है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? जिसमें ज्वार नदमुख भी है, समुद्र तट भी है, और पर्यावरण के जंगल है, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल है। यह है मन्नार की खाड़ी। पूछ रहे मन्नार की खाड़ी आपको बताएं, समझिए। श्रीलंका है नीचे, श्रीलंका आप बोले थे वो राम भगवान पुल बनेले है, बना है, बोले थे नहीं बना है। और किधर मिलेगा? इधर ही जी। आइए पूछ रहे हैं आप लोग, एक चीज को 16 बार करवाइए, समझ गए? ये सब जानते हैं, हमको बताना नहीं है एक के चीज को, मैं बताना नहीं चाहते हैं। आप लोग पढ़ाए हैं ना, इसी वजह से बोल रहे हैं। आप लोग को नहीं पढ़ाते तब होता, चलिए नहीं पढ़ाएं। उसमें देख ही नहीं रहा है। चलिए अब देखिए, सुनिए। ये है, इस जगह पे पुल है, चलिए नहीं दिख रहा नहीं है, रहने दीजिए। इस जगह पे पुल है, राम भगवान पुल बनाए हैं। इस जगह पे क्या है? राम भगवान पुल बनाए हैं इस जगह पे। और इसी जगह पे, इस जगह पे ऐसे ऐसे करके पुल है। इसी जगह पे आपका है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और इसी जगह पे आपका पाक जल संधि, पाक जल संधि। आपसे पूछेगा पाक जल संधि किन दो देशों के बीच को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी।
इसी मन्नार की खाड़ी में समुद्र में जैव विविधता, समुद्र में सबसे ज्यादा जीव किसमें पाया जाता है? समुद्रों में सबसे ज्यादा जीव कहां में? समुद्र में। वही कहता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है इसमें, समझ गए, जो आपको दिखा है अभी, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। और जय आया, हाँ चलिए, हाँ यही आइए देखिए। अब कहता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कभी नहीं, वहां कभी ज्वार नदमुख नहीं होगा। नंदा देवी आपका बायो रिजर्व जो है आपका, ये आपका जमीन पे है, ये आपका कहाँ में है? जमीन पे। सुंदरबन बायोस्फीयर आपका पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ में? आपका उत्तराखंड में, समझ गए। सुंदरबन बायोस्फीयर आपका पश्चिम बंगाल में है, ये आपका जमीन पे उत्तराखंड में। कभी भी ज्वार नदमुख होगा, ज्वार भाटा होगा? नहीं होगा, ज्वार नदमुख नहीं होगा। आपका दलदली क्षेत्र होगा? नहीं होगा। नमक निकलेगा? नहीं निकलेगा। दिमाग लगाना है सिर्फ, नमक कहां से? समुद्रों से। और जहां समुद्र कहां में? एक मन्नार की खाड़ी है जहां पे समुद्र है, दिमाग लगा लेते डायरेक्ट। नमक है, दलदल है, मैंग्रोव वनस्पति समुद्रों में पाई जाती है। नमकीन भूमि जहां भी होगी, जहां के भूमि में नमकीन होगा, वहां पे कैसी वनस्पति? मैंग्रोव वनस्पति। प्रवाल भित्ति आपको बताएं, लक्षद्वीप समूह, प्रवाल भित्ति, सारा का सारा कहां में? मन्नार की खाड़ी में। कहता है ऐसा बायो रिजर्व कहां में है? मन्नार की खाड़ी में। जिसको ज्योग्राफी का नॉलेज है ऐसे छोड़ दीजिएगा, ऐसे सटिया जाएगा। कहता है कोपेनहेगन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? CWG। CWG जानते हैं, इसके बारे में हमको भी ज्यादा नहीं है नॉलेज। पर्यावरण पारिस्थितिकी का है, समझ गए। पर्यावरण पारिस्थितिकी कौन सर पढ़ाएंगे आप लोगों को? और इसको ज्यादा करिएगा तो CW कोड भाषा है, सुन लीजिए। ये क्या है? कोड। अभी छेड़ेंगे नहीं, ये और ज्यादा जाएगा, समझ गए। तो अभी थोड़ा देर के लिए रहने दीजिए इसको। अगला कहता आ गया, भारत के क्षेत्रीय सीमा क्षेत्र तट रेखा से कितने समुद्री? 12। प्रादेशिक समुद्री सीमा 12। संलग्न क्षेत्र नहीं पढ़ा है? संलग्न क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक? और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक। तो आपका 12 समुद्री मील तक। और कहता भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? कोयला भंडार बोले हैं, दक्षिण भारत का जितना भी नदी है, दक्षिण भारत की महानदी, सोन नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सारी की सारी नदियां दक्षिण भारत की नदियों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और जहां में गोंडवाना क्रम की चट्टानें, वहां पे क्या पाया जाएगा? कोयला पाया जाएगा 100%। अगला कहता है दामोदर नदी घाटी, बिल्कुल सही है। दामोदर नदी घाटी कोयला के उत्पादन के लिए तो और ज्यादा फेमस है। सबसे पहला रानीगंज कोयला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? रानीगंज। सोन नदी घाटी दक्षिण भारत की है, प्रायद्वीपीय भारत की है ना। अब महानदी तो प्रायद्वीपीय भारत की है ही। तीनों का तीनों होगा। तीनों में क्या पाया जाता है? कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आज 100 तक ही रहने दीजिए, समझ गए। ज्यादा हो जाएगा, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, ठीक है। आइए आप लोग कल